डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का। हमारा चैप्टर चल रहा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट and laws of refraction of light. There are two laws of refraction of light, and in the second law of refraction of light, which is known as Snell law, we learned that sin I upon में sin R is equal to constant value, and this constant value is known as refractive index of that medium. Now in this video we discussed about this term which is known as refractive index. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो होता है किस चीज़ का? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। दिस रेशियो इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसके बाद इट इज डिनोटेड बाय म्यू और नीटा। जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, इस साइन को म्यू बोलते हैं और इसको नीटा बोलते हैं। तो आप जो मर्जी साइन यूज कर सकते हो, म्यू का भी और नीटा का भी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होता है उसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम वी से डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। और आपका जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वैक्यूम के अंदर वो फिक्स होता है, यानी कि आपका स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान दीजिए, वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वैक्यूम का मतलब होता है बिल्कुल खाली, या जहाँ कुछ भी ना हो, यानी कि जहाँ एयर भी ना हो, ऐसा मीडियम, उसको क्या बोलते हैं? वैक्यूम। यानी कि हम बात कर रहे होते हैं स्पेस की, जहाँ पे एयर भी प्रेजेंट नहीं होती। वैक्यूम मतलब खाली, बिल्कुल खाली, जहाँ कुछ भी ना हो, यानी जहाँ एयर भी ना हो, तो उसको हम वैक्यूम बोलते हैं, यानी कि स्पेस के अंदर। ठीक है, आपका स्पेस होता है उसके अंदर एयर भी नहीं होता, बिल्कुल खाली होता है, तो वो वैक्यूम मीडियम हो गया। ठीक है, तो वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ आपको दो बातें याद रखनी है कि वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट जो है ना, वो मैक्सिमम कहाँ होता है, या मैक्सिमम किस मीडियम में होता है? तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम वैक्यूम के अंदर होता है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि देखिए, वैक्यूम के अंदर वहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, तो जो आपका लाइट है वो फुल स्पीड से, एकदम मस्त स्पीड से दौड़ता है, तो इसलिए वहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में रहता है, और कितना रहता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रख सकते हो। इसके बाद जैसे जैसे मीडियम की बात आती है, जैसे जैसे वह वैक्यूम से एयर के अंदर एंटर करता है, तो थोड़ा सा स्पीड जो है कम हो जाता है। इसके बाद लगातार जैसे जैसे अनदर मीडियम में एंटर करेगा, जैसे वाटर में जाएगा, ग्लास में जाएगा, तो उसका जो स्पीड है लाइट का वो धीरे धीरे कम होता जाएगा या चेंज होता जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि अलग अलग मीडियम के लिए स्पीड ऑफ लाइट है वो अलग अलग होगा, लेकिन वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम जो स्पीड होता है लाइट का वो वैक्यूम में होता है, और वो इतना होता है। क्लियर है इतनी बात? मीडियम जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे, एयर है तो कुछ स्पीड ऑफ लाइट जो कुछ और लेंगे, अगर वाटर है तो स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होगा, अगर ग्लास है तो स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होगा। कितना होगा अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में वी, ये फॉर्मूला आ गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसके बाद देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, यानी कि कोई भी यूनिट नहीं होता एक्चुअल में, क्योंकि ये क्या होता है? यूनिट लेस होता है, क्योंकि ये रेशियो है। रेशियो है किस चीज़ का? स्पीड का, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इस रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो ये यूनिट लेस होता है। इसके बाद इसके बारे में आपको ना, इस फॉर्मूले से आपको 3 बातें याद रखनी है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं 3। कौन कौन सी 3 बातें हैं? पहली बात तो ये याद रखनी है कि इट कैन नॉट बी 1। आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन, यानी कि सी अपॉन में वी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कभी भी 1 नहीं हो सकता स्टूडेंट। इट कैन नॉट बी 1। क्यों 1 क्यों नहीं हो सकता? देखिए, 1 होने के लिए क्या चाहिए? किसी भी चीज़ को कोई भी फॉर्मूला है, 1 होने के लिए क्या चाहिए? यहाँ देखिए, 1 होने के लिए आपको चाहिए कि आपका जो C और V है ना, दोनों का वैल्यू अगर सेम आ जाए, यानी इसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो किसी मीडियम के अंदर भी स्पीड जो है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो, तो एक आपस में कट के कितना आ सकता है?
1 आ सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो आपका स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट है जो किसी भी मीडियम के अंदर है, वो जो है ना इतना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी तो हमने बात किया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम वैक्यूम के अंदर होता है। अब बात कर दी है कि मैक्सिमम वैक्यूम के अंदर होता है, इसका मतलब जैसे बाकी के जितने भी मीडियम बच गए उनके अंदर इससे स्पीड क्या होता है, कम होता है स्टूडेंट, कम होता है। तो बाकी यानी कि किसी भी मीडियम का बात करेंगे, किसी भी मीडियम की बात करेंगे तो स्पीड जो है ना इस वैल्यू से क्या होगा, इस वैल्यू से कम होगा स्टूडेंट। अगर स्पीड इस वैल्यू से कम है तो आपका जो आंसर है वो कभी भी 1 नहीं आ सकता। तो याद रखिएगा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कभी भी जो है 1 नहीं हो सकता, कभी भी 1 नहीं हो सकता इसका वैल्यू। इसके बाद सेकंड बात याद रखना है, इट कैन नॉट बी लेस देन 1। इसका वैल्यू कभी भी लेस देन 1 भी नहीं हो सकता स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि लेस देन 1 होने के लिए क्या चाहिए, लेस देन 1 होने के लिए आपका जो नीचे वाला वैल्यू है v वो इस वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि नीचे वाला जो वैल्यू यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। अगर नीचे वाला वैल्यू ज़्यादा होगा तो आंसर किस में आएगा, लेस देन 1 में आएगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बोल दिया कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम के अंदर है। इसका मतलब जो भी मीडियम होगा उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, इस वैक्यूम से लेस देन होगा। इससे वैल्यू अगर लेस देन रहेगा नीचे कभी, इसका मतलब जो वैल्यू है मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कभी भी इससे ग्रेटर देन हो ही नहीं सकता, यानी कि इसके इक्वल भी नहीं हो सकता। तो ग्रेटर देन तो होगा ही कैसे, ठीक है, इसके इक्वल भी नहीं हो सकता, यानी कि कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आपका जो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कभी भी लेस देन 1 नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। थर्ड, इट ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये हमेशा और हमेशा क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। 1 से ज़्यादा क्यों होगा? सिंपल सी बात है, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम यानी कि वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी और जो भी मीडियम लोग उसके अंदर इससे स्पीड थोड़ा सा कम रहेगा। अगर ऊपर वाला वैल्यू बड़ा है, नीचे वाला वैल्यू जो है ना छोटा है, तो जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, आपका आंसर आएगा ग्रेटर देन 1, यानी कि जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। तीनों बातें याद रख सकते हो। इसके बाद देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना आपका, जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो कैसे निकालें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, क्या फॉर्मूला आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपन में स्पीड ऑफ लाइट मीडियम क्या ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम क्या ले रहे हैं, एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट होता है 2.99 × 10⁸, यानी कि वैक्यूम से तो जब लाइट जो है ना एयर के अंदर एंटर करती है ना, तो वैक्यूम और एयर दोनों में डेंस कौन सा है, आपका जो एयर है वो डेंस है और जो आपका वैक्यूम है वो रेयर मीडियम है स्टूडेंट। तो जिस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है वो रेयर लेते हैं और जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है ना कम होता है उसको हम डेंसर मीडियम लेते हैं। यानी कि जब भी हम 2 मीडियम की बात करेंगे तो उसमें से एक मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा उसको रेयर मीडियम बोलेंगे, एक मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट उससे थोड़ा कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम बोलेंगे। तो यहाँ देखिए एयर है वो डेंसर मीडियम है, वैक्यूम है वो रेयर मीडियम है। तो एयर के अंदर थोड़ा सा स्पीड कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ अगर 3 × 10⁸ है तो यहाँ 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। और इन दोनों का रेशियो अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आता है 1.0003, यानी कि ये जो वैल्यू आया है ना, ये किसका वैल्यू आया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का। मीडियम क्या ले रहे हैं, एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.0003, याद रख सकते हो। इसके बाद इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर्मूला सेम लगेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इतना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5, यानी कि ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5 स्टूडेंट, कर सकते हो इस तरह से। सेकंड, जो कोई भी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे यहाँ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये हमें क्या क्या बातें बताता है, तो देखिए इससे क्या क्या बातें पता लग सकती है हमें। एक तो अगर आपका ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर अगर ये वैल्यू हमेशा आपको पता होती है, यानी कि ये वैल्यू ऐसा मान के चलिए कि गिवन होती है, क्योंकि ये वैल्यू जो है ना हमेशा आपको याद रखनी है कि इतनी होती है, तो ये तो फिक्स रहेगा। इसमें से अगर आपको
एक वैल्यू दे रखा हो, यानी कि किसी भी मीडियम में स्पीड दे रखा हो, तो आप आसानी से जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो उस मीडियम का, या उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हो तो आप आसानी से उसका स्पीड निकाल सकते हो इस फॉर्मूले में पुट करके, कर सकते हो ऐसा। दूसरा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का जो है आपका 1.5 आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है, इसका मतलब यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा आएगा ना, यानी कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है ना उतना ही कम है। देखिए जैसे जैसे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा आता जाएगा, 1 से ज़्यादा आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा कब आएगा, 1 से ज़्यादा आता जाएगा, 1 से ज़्यादा कब आता जाएगा, जब नीचे वाला जो वैल्यू है मीडियम के अंदर लाइट का जो स्पीड है वो जितना कम होगा ना उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा इसका मतलब उतना स्पीड ऑफ लाइट जो है ना आपका मीडियम के अंदर कम है। यानी कि अगर आपको दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिए हो, एक तो दे दिया हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको बोल दे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना इतना होता है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है, और आपसे पूछे कि आपको सिंपल कहेगा कि ये आपके पास दो मीडियम हैं, पहले मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का इतना है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो इन दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो ज़्यादा किसका है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो ज़्यादा होता है, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसका स्पीड उसमें उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम होता है। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ दे रखा है जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी ग्लास का दे रखा है 1.5, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है, सी का वैल्यू हमें पता होता है, वी यानी कि वी जी लिखा है मैंने, यानी कि मीडियम यहाँ क्या ले रहे हैं, ग्लास, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो यानी कि इसका मतलब ये हो रहा है 1.5 का मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो बराबर है किसके, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंटू में इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम होता है ना, वो अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मल्टीप्लाई में होता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी कि यहाँ ग्लास है तो ग्लास। अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आपका जो स्पीड ऑफ लाइट है ना ग्लास के अंदर वो 2/3 कैसे, 1.5 है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लगाएंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो मैंने यहाँ गलत लिख दिया ना, तो यहाँ 3/2 कर लेना। ठीक है, ये तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास के अंदर वो स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम है ना उसका 3/2 है। ठीक है, तो ये बातें पता लग रही है, तो आपको इस तरह से आप निकाल सकते हो, 2 वैल्यू दिया है तो तीसरा निकाल सकते हो, सी का वैल्यू आपको खुद हमेशा याद रखना है, 2 में से 1 वैल्यू दिया मिलेगा, निकाल सकते हो। इसके बाद ये भी देख लीजिए, आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का जो है ना 1.003 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइस का 1.31, वाटर का 1.33 और डायमंड का जो है ना 2.42 होता है। तो ये बातें समझ में आ रही है ना, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम होता जाएगा। ठीक है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम होगा। स्टूडेंट यहाँ देखिए, हमने जो हम बात कर रहे हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायमंड का कितना 2.42, तो ये वैल्यू भी याद रखिएगा। दूसरा ये बात भी याद रखिएगा कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना मैक्सिमम या सबसे ज़्यादा जो है ना वो डायमंड का होता है, और कितना होता है 2.42। इसका डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, इसका मतलब इसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मिनिमम होती है, सबसे कम जो है ना स्पीड ऑफ लाइट का जो स्पीड है सबसे कम डायमंड के अंदर होता है। इसीलिए तो आपका जो डायमंड होता है वो शाइनिंग करता रहता है ना। शाइनिंग किस लिए करता है, क्योंकि उसके अंदर अगर एक बार उसके अंदर लाइट एंटर हो जाता है तो उसके अंदर लाइट का स्पीड बहुत कम है, तो लाइट एक तो ज़्यादा देर तक उसके अंदर रहेगा, और एक उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि लाइट का बार बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, लाइट उसके अंदर ही बार बार जो है ना उसके अंदर ही क्या होता है रिफ्लेक्ट होता रहता है। और दूसरा इसका स्पीड भी, डायमंड के अंदर स्पीड भी लाइट का कम है, जिसकी वजह से लाइट उसके अंदर ज़्यादा देर तक रहता है और वो शाइनिंग करता है। ठीक है, तो आपका जो याद रखिएगा कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना 2.42 होता है, मैक्सिमम होता है, और उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो मिनिमम होता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।